गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अपवर्तन की घटना हमने यहाँ पर प्रदर्शित करनी है, या हाइगेंस ने अपवर्तन घटना को यहाँ पर दिया है, इनकी व्याख्या की है। तो इसके लिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपवर्तन की घटना होती है। न्यूटन ने अपने कण के सिद्धांत में दिया था कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कम तथा सघन माध्यम में अधिक होती है, जिसको हाइगेंस ने संशोधित करके बताया था कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। और उन्होंने इस प्रकार से अपने अपवर्तन की व्याख्या की है। तो इसमें उन्होंने एक अपवर्तक पृष्ठ लिया x डैश, और इस अपवर्तक पृष्ठ पर कोई तरंगाग्र ए बी आपतित किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए बी एक तरंगाग्र है। तरंगाग्र हम जानते हैं कि यह एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक पृष्ठ है, एक तरंगाग्र है ये ए बी, इस पर सभी कण जो समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो जब ये तरंगाग्र ए बी किसी अपवर्तक पृष्ठ एक्स पर तिरछा आपतित होता है, ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरंगाग्र ए बी का ए सिरा सबसे पहले अपवर्तक पृष्ठ पर टकराता है। जैसे ही टकराएगा यहाँ से द्वितीय तरंगा निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डालते हैं, एक अभिलंब डालते हैं एन डैश, ठीक है। तो ये जो अपवर्तित द्वितीय तरंगा है ये अभिलंब की ओर झुकती हुई निकल जाती है, ठीक है। बी जो सिरा यहाँ पर तरंगाग्र का बी सिरा ओ ए डैश तक पहुँचने में, यानी अपवर्तक पृष्ठ तक पहुँचने में टी समय लगाता है। बी को ए डैश तक पहुँचने में टी समय लगता है। और ये जो तरंगाग्र यहाँ से सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है ये भी बी डैश तक पहुँचने में टी समय लगाती है। तो यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया वी डैश और इसको देख लिया कि ये तरंगाग्र टी समय में कितनी दूर तक जा रही है। तो ये ए से बी डैश तक पहुँचने में कितना समय लेती है, टी समय लेती है, ठीक है। जितना समय बी ए डैश तक पहुँचने में लेती है, ठीक उतना ही समय जो ए से उत्पन्न तरंगाग्र है, जो तरंगा है द्वितीय तरंगा, वो बी डैश तक पहुँचने में टी समय ही लेती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी डैश त्रिज्या का एक यहाँ पर हम चाप लगाते हैं और इस चाप को स्पर्श करता हुआ, इस चाप को स्पर्श करता हुआ एक रेखा, स्पर्श करती हुई एक रेखा ए डैश बी डैश खींच देते हैं। ए डैश बिंदु से हम खींचते हैं ए डैश बी डैश। यहाँ पर हम एक अभिलंब डालते हैं एन डैश, ठीक है। फिर इसके बाद टी समय के बाद यहाँ से भी द्वितीय तरंगा निकलती है और अपवर्तित हो जाती है। ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है अपवर्तित किरण, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, आर के द्वारा दिखाते हैं। और आपतित किरण हम इसको मान लेते हैं, आपतित किरण के साथ जो कोण बना रही है यहाँ पर अभिलंब के साथ, उसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। माना तरंगाग्र ए बी अपवर्तक पृष्ठ एक्स डैश पर आपतित होती है तथा तरंगाग्र
का ए सिरा सर्वप्रथम अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश से टकराता है। ए पर अविलंब एन एन डैश खींचा, अविलंब के साथ आपतन कोण आई बनाती है। कौन? जो आपतित किरण है वो आई कोण बनाती है। माना टी समय के पश्चात तरंगाग्र का बी सिरा अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के बिंदु ए डैश पर टकराता है। माना इसी समय, ठीक है, समय अंतराल टी में ए बिंदु से निकलने वाली तरंगाग्र ए बी डैश दूरी तय करके बिंदु बी डैश पर पहुंचती है। ए बी डैश दूरी लेकर चाप खींचते हैं तथा ए डैश से चाप को स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींचते हैं। यह अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए डैश बी डैश ये क्या करता है? अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम ए से जो तरंगा निकलेगी द्वितीय तरंगा, उसके बाद इसी प्रकार से ए और ए डैश के बीच जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं से जो है जब ये टकराएगा तो सभी बिंदुओं से जो है द्वितीय तरंगाएं जो है निकलती हुई अपवर्तित हो जाएंगी और ये सारी की सारी कहाँ से गुजरेंगी? ए और ए डैश के बीच से ये गुजरेंगी। तो इस प्रकार से ये ए डैश क्या करता है? ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र की लंबवत खींची गई जो रेखा होती है वो तरंगाग्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लंबवत है, ठीक है, तरंगाग्र की लंबवत तरंगाग्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये अपवर्तित किरण इस तरंगाग्र के साथ क्या करेगी? ये दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो यहाँ पर ये भी 90 अंश का कोण होगा, तो ये भी आपके पास यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको परावर्तन में बताया था, अपने इसको एक्स माना था और हमने ये वाला कोण निकाला था। तो उसी प्रकार से ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर होगा, यानी कि बी ए डैश जो कोण होगा वो आई होगा। और यहाँ पर इसी प्रकार से हमने ये भी निकाला था, तो बी डैश ए डैश और ए जो कोण होगा ये क्या होगा? यहाँ पर आर के बराबर होगा। बी ए डैश की जो दूरी है, बी से ए डैश तक पहुँचने में टी समय लगता है, उसी प्रकार से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लगता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इस दूरी को निकाल लेंगे, बी ए डैश दूरी को निकाल लेंगे, ए बी डैश दूरी को निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपके पास ए डैश दोनों त्रिभुजों के लिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ऊपर वाला है एक नीचे, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश। ये दो त्रिभुज जो हैं इनमें ए डैश जो भुजा होगी ये कैसी भुजा है? कॉमन भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो हम पहले त्रिभुज बी ए डैश से लेते हैं। ए बी ए डैश एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ये कोण हमारे पास है, इसकी सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। इस कोण आई जो है इसकी सामने भुजा क्या होगी? लंब। ये आपके पास आधार हो गया है, ये कर्ण हो गया है। तो यहाँ पर हमने आई का मान निकालना है, तो साइन आई बराबर निकाल लेंगे, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, बी ए डैश बटे ए डैश। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए बी ए डैश से साइन आई बराबर बी ए डैश बटे ए डैश लंब बटे कर्ण। ठीक है, चूंकि बी ए डैश तरंग द्वारा टी समय में चली गई दूरी है,
बी ए डैश क्या है, ये टी समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय से हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा गया समय, और दूरी कितनी है, बी ए डैश दूरी तय तक कर रहा है ये, तो बी ए डैश बराबर V1 इंटू टी, क्योंकि चाल जो पहले माध्यम में जो चाल है, विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल हमने यहाँ पे ले रखी है, वो कितनी ले रखी है, V1 ले रखी है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, V1 है। ऊपर वाला विरल माध्यम लिया है और नीचे वाला सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग की जो चाल है यहाँ पर वो कितनी है, V2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ए डैश बराबर V1 इंटू टी। ट्रेंगल ए बी ए डैश से, जो ट्रेंगल हमने ए बी ए डैश लिया है यहाँ पर, इसी से हमने करना है। तो साइन आई दैट इज इक्वल टू, या आप क्या कर सकते हैं, जो बी ए डैश का जो मान निकाला हमने, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, जो आपके पास पी ए डैश बराबर V1 इंटू टी निकला है, इसका जो मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो इसको हटा दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बी ए डैश का मान रखने पर, तो रख दीजिए। तो यह आपके पास साइन आई बराबर हो जाएगा बी डैश की V1 टी अपॉन ए डैश, समीकरण नंबर 2। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वाले त्रिभुज भी लेते हैं। ए बी डैश ए डैश से साइन आर यहाँ पे ले लेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो और ये आपके पास कर्ण हो गया है, तो इसको ले लेंगे हम साइन आर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो साइन आर दैट इज इक्वल हो जाएगा ए बी डैश लंबटिकर्ण ए डैश, और यहाँ से ए बी डैश का मान निकल जाएगा ए बी डैश बराबर V2 टू टी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ए बी डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर मान, तो क्या आएगा, साइन आर बराबर आएगा V2t अपॉन ए डैश, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 4, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 4 का भाग देने पर, भाग देंगे, समीकरण नंबर 2 हमारे पास आई है, उसमें हमने समीकरण नंबर 4 से भाग देना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 4, तो भाग दीजिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर, लेफ्ट साइड का भाग लेफ्ट साइड, बाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में देंगे, दाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष में देंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1t अपॉन ए डैश बटे V2t अपॉन ए डैश। देखिए ए डैश अपॉन में कट जाएगा, ये बच गया हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू V1t अपॉन V2t। टी से टी काट दीजिए, तो साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल हो जाएगा V1 बटे V2 दैट इज इक्वल टू नियतांक। तो इस प्रकार से साइन आई बटे साइन आर दैट इज इक्वल टू नियतांक हो जाएगा। इसको 1 और 2 से दिखाते हैं और n से भी इसको प्रस्तुत करते हैं नियतांक को, अपवर्तनांक है ये। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर प्रूफ हो गया है अपवर्तन का जो नियम हमने पढ़ा था, अपवर्तन के नियम से। तो ये क्या है, यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात आपतन कोण की ज्या, इस प्रकार से आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। तो अपवर्तनांक कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक है, और अगला जो आपके पास नियम है, 2 नियम है। अगला नियम है, देखिए आपतित किरण मानेंगे इसको, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अविलंब है, आपतन बिंदु पर जो अविलंब है
तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हाइगेंस जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या की। ओके, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, आप इसको ध्यान से कीजिए। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, पर जब तक आएगा तब तक आप इसको करते रहिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। ओके।